हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रत्ना साहू जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी का 5वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 4 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। कृष्य गुस्से में कमरे में आ गया और लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा, लेकिन मन कहाँ लगा। वो तो पुष्पा की यादों में बावरा हो चुका था। अगले ही क्षण लैपटॉप बंद कर एक साइड में रख आईने के सामने खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है? जब से उसे दोबारा देखा है, मन क्यों इतना बेचैन क्यों हो रहा है? जब उसे जीवन में नहीं लाना तो उसके जाने की बात सुनकर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों मन नहीं लग रहा है? उसकी वजह से जीवन में बहुत कुछ खो दिया, फिर भी मुझे अपने दिल पर जोर क्यों नहीं? क्यों उसकी एक झलक देखने को बेताब हो जाता हूँ? वो खुद पर संयम रखने की काफी कोशिश करता है, पर इतनी बेचैनी होती है कि बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद पुष्पा का हालचाल पूछने के लिए सविता जी फोन करती है। कैसी हो बेटा? तबीयत कैसी है अभी? मैं ठीक हूँ काकी, आप कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। आज डॉक्टर आया था चेकअप के लिए। उन्होंने कहा कि मैं आगे बात पूरी होती उससे पहले ही फोन कट गया। इधर पुष्पा सोचने लगी, डॉक्टर आया था, क्या हुआ? कहीं उनकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई? उसने दोबारा फोन मिलाया पर सविता जी का फोन नहीं लगा। वो थोड़ी परेशान हो गई। अगर सच में तबीयत खराब रही तो फिर तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है मुझ पर और तरह तरह के इल्जाम लगाकर नौकरी छोड़ने ही ना दे। क्या करूं? चली जाऊं? अगर सब ठीक रहा तो शाम को जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, चली जाती हूँ। फिर माधुरी को बोलकर वो काम के लिए निकल जाती है। इधर सविता जी मंद मंद मुस्कुराने लगती है। उन्होंने जानबूझकर बात पूरी नहीं की ताकि आधी अधूरी बातें सुने और पुष्पा भागकर यहाँ पर आ जाए। वही हुआ। कुछ देर में पुष्पा हाँफते हुए घर के अंदर आई। क्या हुआ काकी? आप ठीक तो है ना? बात पूरी करते हुए वो पुष्पा सविता जी के कमरे में आई। उन्हें ठीक ठाक देखकर मन को बहुत सुकून मिला। हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तुम क्यों इतना घबरा गई? काकी, आपने कहा था डॉक्टर आया था और उसके आगे बात पूरी नहीं हुई तो मैं परेशान हो गई, इसीलिए भागकर आ गई। आपकी तबीयत ठीक है या नहीं? हाँ, मैं फिर से नंबर लगाया पर लगा नहीं। मैं ठीक हूँ बेटा। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम। नहीं काकी, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ अब, और मुझे छुट्टी की जरूरत नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे जाने से पहले आपको अपने पैरों पर खड़ा कर दूं। पुष्पा ने धीरे से कहा और सविता जी ने सुन लिया। फिर भी जानबूझकर कहा, तुमने कुछ कहा बेटा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? कहा ठीक है, इसी तरह देखभाल होती रही तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है काकी। अरे, तुम जो सेवा कर रही हो ठीक तो होना ही है मुझे। पुष्पा मुस्कुराकर रह गई और फिर वो काम में व्यस्त हो गई। ऑफिस में भी कृष्य बेवजह नाराज होता रहा। वहां भी उसे चैन और सुकून नहीं मिला और शाम को जल्दी घर के लिए निकल गया। इस बात से बेखबर कि घर में पुष्पा आ चुकी है। घर पहुंचकर अपने कमरे में जाने लगा तो रसोई में झांका रमेश काका से चाय बनाने को बोलने के लिए, लेकिन वहां पुष्पा दिख गई। अरे, ये तो छुट्टी ले ली थी, नहीं आने वाली थी, फिर कैसे आ गई? कहीं इसे मेरे मन की बात तो नहीं पता चलने लगी कि मैं इसे देखने को तड़प रहा हूँ। मन में बोलकर वो मुस्कुराने लगा, फिर धीरे से गुनगुनाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पुष्पा को देखकर उसे वैसे ही चैन और सुकून मिला जैसे बारिश की राह देखते हुए किसान को बारिश आने पर मिलती है। सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। वो कुछ नहीं बोला, बस अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वो कमरे से आवाज लगाई, रमेश काका, मेरे लिए अदरक वाली चाय बना दीजिए, बहुत सरदर्द हो रहा है। रमेश तुरंत रसोई में जाने लगा तो सविता जी ने उसे इशारों से मना कर दिया। इधर पुष्पा घर जा रही थी तो सविता जी ने पास बुलाकर कहा, बेटा, जाते जाते 2 कप अदरक वाली चाय बना लाओ ना। पुष्पा ने इधर उधर देखा, फिर कहा, किसके लिए काकी? यहाँ पर तो कोई नहीं है तो कौन चाय पिएगा? अरे बेटा, हम दोनों पियेंगे और कौन? काकी, इस समय पर चाय आप कब से पीने लगी?
और सेहत के लिए ठीक भी नहीं। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं बनाना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, सब जानती हूँ तू मेरे भले के लिए बोल रही है, लेकिन बहुत मन हो रहा है तो एक कप चाय पीने से क्या बिगड़ जाएगा? वैसे भी कहाँ रोज पीती हूँ। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। अच्छा सुनो, 3 कप बना लेना। 3 कप क्यों? तुम बनाकर तो लाओ, मैं बाद में बताती हूँ। तीसरा किसके लिए? पुष्पा ने अपना बैग रखा और वापस रसोई में चाय बनाने चली। वो भी इस बात से बेखबर थी कि कृषि ऑफिस से वापस आ चुका है। वो चाय बनाने लगी। तब तक कृषि भी चेंज करके माँ के पास आ गया। माँ, आपकी केयर टेकर तो सच में बड़ा केयर करती है। छुट्टी पर थी फिर भी वापस आ गई। ये मुझे मत बताइए। आप सोचिए, वो केयर टेकर है तो इतना ख्याल रखती है, मेरी बहू बनकर आ जाएगी तो कितना रखेगी। कृष्ण हंसते हुए कहा, बहू बन जाएगी फिर कोई सेवा नहीं करेगी, आंखें दिखाने लगेगी। मुझे चलेगा, कोई बात नहीं, आजकल के सभी बहुएं ऐसा ही है। बस तुम हाँ करो, मान जाओ। अगर नहीं मानोगे तो सारी सच्चाई बता दूंगी। माँ, आप हमेशा धमकी क्यों देती रहती है? और शादी की बात जो करती है, आपको पता भी है कि मुझसे बड़ी है उम्र में। तो क्या होगा, 1 ही साल तो बड़ी है ना। बॉलीवुड में देखिए कितनी हीरोइन अपने पति से उम्र में बड़ी है। तो क्या हो गया, मुझे चलेगा। माँ, फिलहाल टॉपिक चेंज करते हैं, सर दर्द हो रहा है। रमेश को चाय बनाने के लिए कहा है। आप दिन रात हर समय एक ही बात लेकर बैठ जाती है, कुछ और बात करने को नहीं बचा है। बेटा, फिलहाल अपने घर की ट्रेंडिंग टॉपिक तो यही है। दोनों माँ बेटी की बहस चल रही थी, तभी पुष्पा 3 कप चाय लिए वहां आ गई। वहां कृष्ण को देखकर एक पल के लिए सकपका गई। ये सनकी यहाँ बैठा है, मतलब कुछ न कुछ जरूर बोलेगा। एक काम करती हूँ, मैं जाती ही नहीं हूँ, रमेश के हाथ चाय भिजवा देती हूँ। लेकिन फिर कहीं बुरा मान गई तो? उन्होंने मुझे बोला था चाय बनाने के लिए। एक पल रुक, गहरी सांस ली और चली। अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो वहीं पर जवाब दूंगी, चुप नहीं रहूंगी मैं। आखिर उसकी माँ को भी तो पता चले कैसा सन की बेटा है। आंटी खुद इतनी अच्छी है, फिर बेटा क्यों ऐसा है। ट्रे टेबल पर रखकर चाय की एक कप सविता जी की ओर बढ़ाई। तभी सविता जी ने कहा, बेटा एक कप कृष्ण को दे दो। तुम भी चाय पी लो बेटा, अदरक वाली है, सिरदर्द में आराम मिलेगा। ओह, तो तीसरा कप इसके लिए। मैं अभी पिलाती हूँ चाय और दर्द ठीक करने की वजह बढ़ा देती हूँ, पुष्पा ने मन में कहा। तभी कृषि बोला, आप चाय क्यों बनाई? क्या मैंने कहा आपको चाय बनाने के लिए? मैंने कहा था चाय बनाने के लिए, तो चलो चुपचाप पी लो, हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहता है? मैंने कहा कि पुष्पा को चाय बनाने के लिए। रमेश डिनर की तैयारी कर रहा था, पीकर देखिए उससे कई अच्छा चाय बनाई है पुष्पा। सर दर्द ठीक हो जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा। तुम्हारे मूड फ्रेश की ऐसी की तैसी बोलकर पुष्पा ने चाय की ट्रे उसके आगे बढ़ा दिया। कृष्ण ने एक बार ट्रे की तरफ देखा, फिर पुष्पा की तरफ देखते हुए कहा, मैं कौन हूँ? दिखते तो जीते जागते इंसान ही है, इंसान ही हूँ। हरकतों से लगता नहीं। तो फिर मुझे हाथ में कप दीजिए। कप पकड़ाते समय पुष्पा ने मुंह फेर लिया तो कृष्ण ने भी कप नहीं पकड़ा और चाय हाथ से छूट गई। कप तो टूटा ही, साथ में कृष्ण का पैर भी जल गया। जब पुष्पा का इस बात का एहसास हुआ तो भागकर फ्रिज में से आइस क्यूब लेने भागी। बेटा, आपका पैर ज्यादा तो नहीं जल गया? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, बोलकर वो भी पुष्पा के पीछे चला। पुष्पा झट से भागी फ्रिज से आइस क्यूब लाने। उसे इस तरह भागते देख कृष्ण होले से मुस्कुरा उठा और वो भी उसके पीछे चला। मैं जानती हूँ इस सनकी को कुछ नहीं हुआ होगा। चाय ऑलमोस्ट ठंडी हो चुकी थी, नहीं जला होगा। लेकिन ये इंसान इतना कमीना है कि कुछ नहीं होने के बावजूद भी अपनी माँ के सामने जरूर बहाने करेगा और फिर इसका बदला मुझसे जरूर लेगा। पता नहीं किस घड़ी में मैं इस घर में आई जॉब करने के लिए, मन में बोलते हुए आइस ट्रे लेकर जैसे ही मुड़ी के सामने कृष्ण खड़ा था, वह एकदम से सकपका गई, चौंक गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और इस तरह पीछे दबे पांव क्यों आ जाते हैं? क्या कहा आपने? दबे पांव? भला मैं क्यों आऊँगा? मेरा घर है, मैं कैसे भी आ सकता हूँ। हाँ, तो इस तरह मत आइए कि कोई डर जाए। इतनी डरपोक तो लगती नहीं है। जबान तो बहुत ज्यादा लंबी है, खूब चलती है। कृष्ण वहीं खड़े दोनों हाथ बांधते हुए बोला, क्या करूं? अगर नहीं चलाऊं तो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं।
जरा अपनी बातें दोहराना, उसके और करीब होते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, और बाहर चलिए, आपके पैर पर चाय गिर गई थी, जलन हो रही होगी, आइस क्यूब रख लीजिए, यूं तो आप मुझे अकेले में खूब गाली देती हैं, और अभी माँ के सामने इतना केयर क्यों? कहीं आपका इरादा ये तो नहीं कि पहले माँ को पटा लो, अगर माँ मान गई तो बेटा आसानी से मान जाएगा। इतनी गलतफहमी में क्यों जीते हैं? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? पुष्पा ने आई रोल करते हुए कहा। आप क्यों नहीं चाहेगी? आखिर मुझ में बुराई ही क्या है? अच्छाई भी तो नहीं है। अब की बार कृषि को थोड़ा गुस्सा आ गया। ये हमेशा मुझे इतना नीचा क्यों दिखाती रहती है? परंतु सामान्य होते हुए कहा, मुझे आपसे बात करनी है, पर फिलहाल मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं घर जा रही हूँ। इतना एटीट्यूड आप मत भूलिए कि आप यहाँ काम करती है। मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, काम करती हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ, आपकी गुलाम नहीं जो आपकी सुनती रहूं। बोलकर वो आइस ट्रे वहीं पटक कर किचन से निकलने लगी कि कृष्ण ने उसकी बाहें पकड़कर खींचकर वहीं दीवार से लगा दिया। पुष्पा उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी, लेकिन कृष्ण की पकड़ और मजबूत हो गई। मैंने कहा ना, आप मेरी बातें सुन लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे नहीं सुनना और छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो मुझे भी हो रहा है। आपने जो चाय से जला दिया, जानबूझकर जलाया ना? हाँ, जानबूझकर जलाया। और जब दर्द हो ही रहा है तो फिर ठीक है, थोड़ा दर्द और ले लो, बोलकर उसने जोर से घुटने से मार दिया। कृष्ण के मुंह से एक आह निकली और उसकी पकड़ ढीली हो गई। पुष्पा तुरंत उसकी पकड़ से दूर हुई और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बोली, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि बच गए या मेरा निशाना गलत हो गया। आगे से ऐसी हरकत की तो नहीं बचेंगे। आपकी माँ के दादी बनने के अरमान संजोए बैठी है, कहीं ऐसा ना हो इधर उधर चोट लग जाए और आप पिता बनने के सुख से वंचित रह जाए, और आपकी माँ दादी बनने का सुख से। कृष्ण ने अपने दांत खींच लिया। तुरंत पुष्पा को खींचकर शोल्डर पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, जाने मन, मैं पिता के सुख से वंचित रहा तो फिर माँ बनने के सुख से तो आप भी वंचित रह जाएगी। अब पुष्पा का गुस्सा चेहरे से लाल हो गया। कमीनी, जबान संभाल कर बोल, नहीं तो। उसने थप्पड़ उठा लिया। कृष्ण ने तुरंत हाथ पकड़कर मोड़ते हुए कहा, डोंट यू डेयर स्वीट हार्ट, आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती है? कभी प्यार से पेश आइए। तीखी लाल मिर्च से हो रहे हैं गाल, हया से गुलाबी ना कर दिया तो फिर कहना। जबान संभाल कर बोलिए, वरना यहीं से काकी को आवाज दूंगी, सारी बातें बता दूंगी। धमकी दे रही है? मैं धमकी नहीं देती, करके दिखाती हूँ, पता होगा आपको। फिर वो किचन से छोड़कर जाने लगी तो पीछे से कहा, मैं ये कहने आया था कि आप ये जॉब नहीं छोड़िए। ऐसा हो ही नहीं सकता, 1 महीने बाद मैं जॉब छोड़ रही हूँ। वो आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही वो वहाँ से निकल चुकी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये जॉब नहीं छोड़ने दूंगा। पुष्पा ने चुपचाप अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। वो अभी कार में बैठी तभी कृष्ण आया और ड्राइवर को जाने के लिए बोलकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पुष्पा की आंखें बड़ी हो गई। आप ड्राइव करेंगे? अभी यहाँ बैठा हूँ तो ड्राइव करने के लिए ही, लेकिन क्यों? आप क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि मैं आपको लेकर भाग रहा हूँ। वाट? अरे कहाँ जाऊँगा मैं? आपको घर छोड़ने जा रहा हूँ। देर रात हो गई है, किसी और के साथ नहीं भेज सकता। आप सीधे सीधे समझ क्यों नहीं रही? आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। पर कृष्ण ने कुछ नहीं सुना और ड्राइव करने लगा। तभी वो बोला, आप आगे आएंगी या खुद को महामहिम राष्ट्रपति समझती है? चलिए आगे आइए, ड्राइवर नहीं हूँ आपका। पुष्पा चुपचाप आगे आकर बैठ गई और मन ही मन ठान लिया, अगर इसने कुछ उल्टी सीधी हरकतें की तो चुप रहने वाली नहीं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। एफएम पर सॉन्ग बजा तो पुष्पा की नज़र अनायास ही उसकी तरफ चली गई, तो कृष्ण की भी नजरें उठ गई। दोनों की नजरें मिल गई। कृष्ण ने गाना बंद कर दिया और बोला, आप नजर मिलते ही इस तरह नजरें क्यों फेर लेती है? कहीं डर तो नहीं कि मेरी तरफ देखेंगी तो आपको मुझसे प्यार हो जाएगा? इतना मुझे खुद पर कमांड है, नजरें कितनी बार भी मिले ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता।
तो इस गलतफहमी में मत रहिए। फिर मन ही मन, ये दिल अब पत्थर का हो चुका है, किसी से प्यार नहीं हो सकता, मैं अब फिर और किसी से प्यार नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकता? आप पत्थर दिल तो है नहीं, अगर है तो भी याद रखिए, पत्थर पर भी नई कोंपलें उग जाती है। पुष्पा उसकी बातों को इग्नोर कर बाहर की तरफ देखने लगी। तभी कार सिग्नल पर रुकी। वो अभी बाहर देख रही थी। अभी सिग्नल स्टार्ट होने लगा, तभी बगल की कार में एक युवक पर उसकी नज़र ठहर गई। पुष्पा ने सर को आगे पीछे कर उसे देखने की कोशिश की, फिर धीरे से कहा, प्रेम? हाँ, ये तो प्रेम है। वो कार का नंबर देखने लगी, तब तक कार निकल गई। पुष्पा को पक्का यकीन हो गया था कि हो ना हो ये प्रेम ही था। इसका मतलब प्रेम जिंदा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जिंदा रहता तो जरूर मेरे पास आता, मुझे ढूंढने की कोशिश करता। ये जरूर उसके जैसा दिखने वाला कोई और होगा, लेकिन वो दिख तो प्रेम जैसा ही रहा था। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। ओ, क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? अभी तो इसे बोल भी नहीं सकती। इसकी जगह ड्राइवर रहता तो कार का पीछा करने को कह भी सकती थी। वो प्रेम के बारे में सोचती रही। 4 साल पहले की सारी बातें दिमाग में घूमने लगी। मन काफी बेचैन हो गया। वो लगातार बाहर की तरफ देख रही थी। कृष्य भी खुद में खोया हुआ था। उसे डॉक्टर की कही एक एक बातें याद आ रही थी। अगर इसी तरह देखभाल होती रही तो बहुत जल्द आपकी माँ पैरों पर खड़ी हो सकती है। जो बातें सुनने के लिए कान पिछले 3 साल से तरस गए थे, वो तुमने 1 महीने में सुना दिया। चाहे जो करना पड़े, मैं आपको ये नौकरी नहीं छोड़ने दूंगा। मन में सोचते हुए उसने पुष्पा की तरफ देखा, जो किसी गहरी सोच में डूबी थी। क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ जो ये मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती? ऐसे देख रही है बाहर, जैसे मैंने जबरदस्ती बिठा लिया है। मन में बोलते हुए कुछ पल शांत रहा। आखिर नहीं रहा गया और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या मैं आज आपके घर चल सकता हूँ? मैं आपके पापा से मिलने की सोच रहा हूँ। पुष्पा अंदर तक कांप गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे देखकर वो नाराज हो जाएंगे? क्या आपके पापा आज भी वैसे ही सख्त और गर्म मिजाज के हैं? पुष्पा ने कुछ जवाब नहीं दिया। वैसे क्यों मिलना है पापा से? अपने रिश्ते के बारे में बात करने के लिए। अपने रिश्ते? किस रिश्ते के बारे में? अरे मेरा मतलब हमारे रिश्ते। मैं आपके पापा से आपका हाथ मांगने जा रहा हूँ। पापा के पास पहुँचने से पहले कितने हाथ लगेंगे आपको, इसका कोई अंदाजा नहीं है, गिन नहीं पाएंगे। तुम दुनिया की नज़र में हो एक अच्छा इंसान, बिजनेस टाइकून, पर मेरी नज़र में एक कमीने ही रहोगे। पता नहीं क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। किसने कहा हाथ धोकर पीछे पड़ गया हूँ? मैं तो अपना दिल हार कर आपके पीछे पड़ा हूँ। और जब कमीना करार ही दिया है तो थोड़ा कमीनापन दिखा दिया जाए। बोलते हुए उसने अपना होठ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा दिया। पुष्पा का कलेजा धक से रह गया। उसने तुरंत अपना हाथ आगे कर उसे रोक दिया। कृष्य भी तुरंत संभल गया। अरे, मैं कैसे इतना बहक गया? उसने तुरंत कहा, आपके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए सॉरी। और हाँ, आप ये जॉब मत छोड़िए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं जॉब छोड़ूंगी। देखिए, माँ को आपकी ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि आपने बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखा। काफ़ी हद तक ठीक हो गई है और अपने पैरों पर चल सकती है। तो आप नौकरी नहीं छोड़िए। ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप चाहे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट की सारी पॉलिसी खत्म कर देता हूँ। अब बिल्कुल नहीं। अपने 27 साल की उम्र में मैं इस तरह किसी से रिक्वेस्ट नहीं किया, पर आपसे कर रहा हूँ। प्लीज़ आप नौकरी मत छोड़िए। आप कहे तो मैं कल के कल आपके लिए फ्लैट अलॉट करवा देता हूँ, अपने घर के पास में ही। उसमें सारी सुविधाएं रहेगी, आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो बोलिए, पर प्लीज़ ये नौकरी मत छोड़कर जाइए। मेरी माँ को आपकी बहुत ज़रूरत है। और तो यही बात करनी थी आपसे। अपने पैसों का रुतबा किसी और को दिखाना। पैसों के दम पर नौकरी छोड़ने को मजबूर कर दो तो कभी नौकरी करने को मजबूर कर दो। आखिर आप पैसे वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। परंतु मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं अब और नहीं रुक सकती। आप ये पैसे का जोर किसी और को दिखाइएगा, मुझे नहीं। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे काम छोड़ने से पहले तक आपकी माँ अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आप क्यों बात नहीं समझ रही? क्यों इतना जिद कर रही है? मैंने सॉरी कहा ना।
मैं कोई जिद नहीं कर रही, बस अपनी बात कह रही हूँ। सॉरी कह दिया तो आपकी गलती थी, इसीलिए। और मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, चाहे मुझे जो करना पड़े, पर मैं ये नौकरी तो तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। उसने मन में कहा, ठीक है, आप अपनी जिद पर अड़े रहिए, मैं अपनी जिद पर अड़ा रहता हूँ। देखते हैं किसकी जिद पूरी होती है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। पुष्पा रोज आते जाते हर कार को गौर से देखती। शायद एक बार फिर प्रेम दिख जाए, पर वो नहीं दिखा। तब पुष्पा ने भी उसे अपना भ्रम मान लिया। अब कृष्य का व्यवहार काफी अच्छा हो गया। वो पुष्पा के साथ बहुत नरमी से पेश आता। तब पुष्पा भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन सविता जी अक्सर बहाने कर देर रात तक पुष्पा को रोक लेती। तब कृष्य ही उसे छोड़ने जाता। एक दिन पुष्पा जब कृष्य के घर पहुंची तो देखा सविता जी वोकर थामे खड़ी हो चुकी थी और धीरे धीरे कदम बढ़ाने के लिए पैर उठाने की कोशिश कर रही थी। पुष्पा मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन तब तक कृष्य ने बाँह पकड़ पीछे खींच लिया। नहीं, मम्मी को थोड़ा और कोशिश करने दीजिए, अभी मत जाइए। सविता जी कदम बढ़ाती लेकिन डगमगा गई। तभी झट से कृष्य और पुष्पा जाकर दोनों तरफ से बाहें थाम ली। पुष्पा मुस्कुराते हुए बोली, वेरी गुड काकी, बहुत अच्छी कोशिश की थी आपने। तो वहीं कृष्य माँ के गले से लगकर भावुक हो गया। उसका जी कर रहा था कि पुष्पा को भी टाइटली हग कर ले। आखिर उसकी सेवा का तो ही परिणाम था ये सब, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। अब वो ऐसे वैसे कुछ हरकत नहीं करना चाहता था, जिससे पुष्पा के दिल में उसके लिए गलत इमेज बने। कुछ दिन यूं ही बीत गए। धीरे धीरे सविता जी खड़ी हुई, फिर धीरे धीरे कदम उठाते उठाते एक दिन कदम भी बढ़ा लिया। ये देखकर वानी भी बहुत खुश हो गई और पुष्पा के गले लगकर बार बार थैंक यू कहने लगी। अब उसकी नाराजगी भी काफी हद तक कम हो गई। पुष्पा भी बहुत खुश थी। आखिर अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकी, पर नौकरी के बहाने ही सही किसी एक माँ की सेवा तो कर सकी। एक दिन वो घर जाने लगी कि वानी ने पुष्पा का हाथ पकड़ लिया और कहा, जानती है पुष्पा जी, जब माँ आपकी तारीफ करती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, नाराज होती थी। मुझे आपसे कहीं न कहीं एक जलन सी हो गई थी। लेकिन सच में आप ये सब डिजर्व करती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि माँ खड़ी हो सकती है, पर आपने करके दिखाया। आप माँ के लिए एंजल साबित हुई। थैंक यू सो मच आपका इस घर में आने के लिए। फैसिलिटीज और बढ़ा दीजिए, यहाँ से जाना नहीं चाहिए। एक दिन अचानक सविता जी की तबीयत बिगड़ गई, तो पुष्पा देर रात तक रुकी। उसे बार बार जम्हाई आ रही थी, नींद के मारे आंखें लाल हो रही थी, बार बार झुक रही थी। कृष्ण ने जब ये देखा तो पास आकर कहा, आप जाकर गेस्ट रूम में थोड़ी देर सो जाइए, मैं माँ के पास बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे आराम नहीं करना, मैं ठीक हूँ। कृष्ण ने कई बार कहा, परंतु जब वो नहीं मानी तब कृष्ण वहां से चला गया। कुछ देर बाद उसके लिए कॉफी बनाकर ले आया। इसे पी लीजिए, फ्रेश फील करेंगी। पुष्पा एक बार कॉफी को देखती तो एक बार उसे। अरे पी लीजिए, मैंने इसमें कोई जहर नहीं मिलाया है, बोलकर कॉफी उसने रख दिया और चला गया। तब पुष्पा ने चुपचाप कॉफी लेकर पीने लगी। अच्छी कॉफी बनाई थी उसने। ये इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, दिखता कुछ और है, करता कुछ और है, पल पल में बदल जाता है। एक क्षण के लिए पुष्पा के मन में भाव बदल गया, दिल धड़क उठा, लेकिन वो तुरंत संभल गई। नहीं नहीं, अब मैं फिर से इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ सकती। इस प्यार ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी, तो अब नहीं, अब बस, अब किसी और के लिए दिल नहीं धड़कने दूंगी। नहीं नहीं, मैं अब ऐसा नहीं सोच सकती। फिर से इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर जीवन को अब और नरक नहीं करना। पुष्पा मन ही मन बोली। देर रात हो जाने की वजह से आज भी कृष्य ही पुष्पा को छोड़ने गया। बाकी दिन की तरह आज भी घर से थोड़ी दूर पहले ही उतर कर जब वो जाने लगी तो कृष्य ने कहा, रात काफी हो चुकी है, घर तक छोड़ दूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, बोलकर पुष्पा बिना उसकी तरफ देखे बैग लेकर कार से निकल गई और अपनी गली की तरफ मुड़ गई। कृष्य हाथ बंधे वहीं कार से लगकर खड़ा रह गया। पुष्पा अभी गली में गई कि सामने नशे में टल्ली रूपक दिख गया। वो तुरंत आगे से रास्ता घेर लिया। क्यों रे, आजकल तू रोज रात को लेट आती है, किसके साथ आई है? और वो कौन है? रोज अलग अलग मर्द के साथ आती है, मुझे पक्का यकीन है तू धंधा करती है। बोलते हुए उसके मुंह से शराब की बदबू भभक रही थी। अपना मुंह बंद रखो, ना मैं अपना मुंह बंद रखूंगा और ना मैं चुप बैठूंगा।
मैं देख रहा हूँ तुम्हारी मनमानी। मना करने के बावजूद अकल ठिकाने नहीं आ रहा है तो मैं अपने तरीके से लगा दूंगा। इस गली में रहना है तो भले तरीके से रहो। इस तरह की हरकतें कर हमारे मोहल्ले का माहौल गंदा मत कर, खराब मत कर। पुष्पा को ये सब सुनने की आदत हो चुकी थी, तो उसने इग्नोर किया और अपने घर की तरफ बढ़ गई। तो रूपक भी बड़बड़ाता हुआ कृष्ण की तरफ बढ़ गया। वो अब भी कार के पास खड़े होकर उस गली की तरफ देख रहा था। रूपक उसके बराबर खड़े होकर बोला, तू कौन है बे? यार है उसका या कस्टम? रूपक जब तक अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कृष्ण ने इतना जोर से उसका जबड़ा कस दिया कि मानो लगा उसके प्राण निकल जाएगा। दर्द और डर के मारे उसकी घिघी बंद गई। शराब का नशा कम हुआ? आइंदा जबान संभाल कर बोलना, नहीं तो इतना मारूंगा कि बोलने लायक और मुंह खोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। समझ गया तू? उसका नया यार है इसीलिए। अरे तू उस लड़की के चक्कर में मत पड़। एक नहीं कितनों से चक्कर है इसका। आज तू आया है तो कल कोई और आएगा छोड़ने के लिए। रोज ही अलग अलग लोग आते हैं। और तो और मेरे पर भी डोरे डालती है साली। एक बच्चे। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कृष्ण ने एक बार फिर उसका गर्दन दबोच लिया। कहा ना उसके बारे में एक लफ्ज मत बोलना। कृष्ण की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रूपक को ऐसा लगा मानो गले की सारी हड्डियां टूट जाएगी। उसने धीरे से टूटी फूटी आवाज में कहा, छोड़ दो, गलती हो गई, आगे से नहीं बोलूंगा। उसको पलट कर भी नहीं देखूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। कृष्ण ने उसे छोड़ दिया और वो अपना गला पकड़ते हुए हाँफते हुए वहां से 9-2-11 हो गया। तो कृष्ण भी कार में बैठकर चला गया। वो अब भी बेहद गुस्से में था। इतना तो कमाती है कि अच्छी जगह पर रह सके, फिर यहाँ एक चोल में रहने की क्या जरूरत है उसे। अब कल बात करता हूँ, नहीं अब और यहाँ नहीं रहने दूंगा मैं उसे। लेकिन क्या वो मानेगी? पहले भी तो बोल चुका हूँ फ्लैट के लिए, लेकिन वो कहाँ रहने को तैयार हुई। पर चाहे कुछ भी हो जाए, वैसी जगह पर नहीं रहेगी। मन ही मन में बोलते हुए कार ड्राइव कर रहा था। घर पहुंचकर पुष्पा ने डोर खोला तो कामिनी पुन्या के साथ सोई हुई थी। पुष्पा के अंदर आते ही कामिनी की आंख खुल गई। पुष्पा, आज तो बहुत देर हो गई। क्या जरूरत है इतनी देर रात तक काम करने की? कामिनी ने जम्हाई लेते हुए कहा। अरे उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई तो रुकना पड़ा, और वैसे भी इस महीने के बाद काम छोड़ रही हूँ तो अगली जॉब मिलने तक थोड़ा कमा लूंगी तो घर खर्च के लिए कम से कम तो पैसे हो जाएंगे। पर इतनी जल्दी दूसरा काम तो मिलने से रहा। अच्छा बता, उस मिस्टर मल्होत्रा का क्या रवैया है? क्या अभी भी तुम्हें कुछ कहता है? मेरा मतलब है, जैसे पहले वो उल्टी सीधी हरकतें करता था, बोलता रहता था, वो सब। पुष्पा बेड पर लेटते हुए बोली, कुछ समझ नहीं आया मुझे। उसकी हरकतें और बातें दोनों समझ के परे हैं। हाँ, क्योंकि वो आपके प्यार में पड़े हैं। कामिनी, इतनी रात के तुम्हारे फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं है। मुझे सोने दे। हाँ हाँ सो ले, क्योंकि अब तेरे भी जागने के दिन आने वाले हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे साफ साफ दिख रहा है बहुत जल्द ही तुम दोनों एक हो रहे हो। अरे तू जा ना अपने कमरे में, यहाँ बैठी फालतू बकवास कर रही है। पुष्पा ने ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहा, फालतू बकवास नहीं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हारे दिल में भी कुछ न कुछ तो है, तभी तो इतनी रात गए उसके साथ इतने आराम से आ जाती है। कामिनी ने उसका ब्लैंकेट खींचते हुए कहा। कामिनी तू ज्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही होगा। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती है ना, फिर भी तुझे लगता है कि मैं अब फिर से ये सब करूंगी तो बुराई क्या है? जरूरी नहीं एक बार तुम्हारे साथ बुरा हुआ हो तो बार बार बुरा ही होता रहेगा। देख, तुम्हें अभी बताना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। जा तू अपने कमरे में जा बहन, और मुझे सोने दे, बहुत थक गई हूँ, बोलकर ब्लैंकेट में घुस गई और बेटी पुन्या को सीने से लगाकर सो गई। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे मन में ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं चाहती हूँ तुम किसी का हाथ थाम लो, आगे बढ़ जाओ। अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, और यूं इस तरह तो तुम कतई सेफ नहीं हो। मन ही मन बोलकर कामिनी वहां से चली गई। अगली सुबह हुआ। पुष्पा थोड़ी देर तक सोती रही। देर रात तक काम करने की वजह से अगले दिन कृष्ण ने पुष्पा को आने से मना कर दिया था। दीदी और पुष्पा दीदी, आज काम पर नहीं जाना है क्या? खुद भी सो रही है और बिटिया को भी सुला रही है, उसे भी स्कूल नहीं भेजना है? घर के काम कर रही माधुरी ने कहा। हाँ माधुरी, उठती हूँ।
पुष्पा ने अलसाई आवाज में जवाब दिया और फिर आंख बंद कर ली। अरे ओ महारानी, आज काम पर नहीं जाना क्या? अब तक सो रही है। कामिनी ऑफिस जाते समय पुष्पा के घर में झांका तो दोनों को सोते हुए देखकर पूछा, आज पुण्या भी स्कूल नहीं गई, सो रही है अब तक? पुष्पा आंख मलते हुए ब्लैंकेट हटाकर उठकर बैठी। हाँ, आज छुट्टी है, नहीं जाऊंगी। पिछले कुछ दिनों से देर रात हो रही थी तो आज छुट्टी कर लिया। आज पूरा दिन घर पर हूँ। बोल, तुझे कोई काम है तो मैं करके रखूंगी, घर का हो चाहे बाहर का। मुझे कोई काम नहीं है, तू अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर। और हाँ, आज शाम को शायद मैं देर तक आऊंगी क्योंकि मैं मम्मी के घर जा रही हूँ बेटे से मिलने, तो अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है। बिस्तर में पड़े पड़े पुन्या ये सारी बातें सुन रही थी। वो झटके से उठकर बैठी और माँ को किस करते हुए बोली, मम्मा, आप बहुत दिनों से मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, मुझे कहीं लेकर नहीं गए, आज लेकर चलो ना मम्मा प्लीज। बात तो सही थी, जब से वो कृषि के घर में काम करने लगी है पुण्या को बहुत कम समय दे पाती थी। ठीक है बेटा, चलो हम चलते हैं, लेकिन अभी कहाँ जाएंगे? एक काम करते हैं, हम दोनों बीच पर चलते हैं। हाँ मम्मा बिल्कुल। तब पुष्पा उसे लेकर जुहू बीच पर चली गई। दोनों माँ बेटी बीच पर खूब मस्ती कर रही थी, रेत से ऊंचे ऊंचे टीले बना रही थी। माँ चलो, अब हम दोनों मिलकर एक अच्छा सा स्वीट होम बनाते हैं जिसमें मैं, आप और मेरे पापा रहेंगे। पुष्पा के चेहरे पर एक पल के लिए हवाइयां उड़ने लगी। तभी पुण्या ने उसकी तरफ देखा तो खुद को सामान्य कर हल्की सी मुस्कान चेहरे पर आ गई। अच्छा बताओ ना मम्मा, मेरे पापा कब आएंगे? हाँ आएंगे बेटा, लेकिन कब आएंगे? आप हमेशा सिर्फ कहती हो कि आएंगे, लेकिन अब तक आए नहीं। पता है, मेरी फ्रेंड हमेशा कहती है आज तक तुम्हारे पापा को नहीं देखा, तब मैं कहती हूँ अरे मैंने नहीं देखा तो तुम लोग कहाँ से देखोगे। पुण्या की बातें सुनकर पुष्पा की आंखें भरने लगी थी। उसे जब से समझ आई है तब से बार बार पापा के बारे में पूछती है और पुष्पा हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके टाल देती है। सच्चाई को जानने, समझने और स्वीकार करने के लिए अभी वो बहुत छोटी है। हाँ बेटा, हम स्वीट होम भी बनाएंगे, लेकिन पहले थोड़ी देर फुटबॉल खेल लेते हैं। ओके मम्मा। फिर दोनों माँ बेटी खेलने लगी। एक बार पुण्या ने जोर से किक मारी और बॉल दूर जाकर गिरा। पुष्पा उधर लाने गई, तभी सामने से एक बच्चा भागकर आया। मुझे भी खेलना है। वो जब तक पास आता उससे पहले ही गिर पड़ा। ओ मेरा बच्चा कैसे गिर गया? बोलते हुए एक नौजवान उसकी तरफ दौड़ा। पुष्पा को आवाज जानी पहचानी लगी और उस तरफ नजरें उठाई। ठीक उसी समय उस युवक ने भी पुष्पा की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिल गई तो उसने झट से नजरें फेर ली। तो वहीं पुष्पा चौंक गई, उसका कलेजा धक से रह गया, आंखों में आंसू भर आए। वो युवक कोई और नहीं, प्रेम था। कृषि सौरभ को बुलाकर पुष्पा के लिए एक अच्छा फ्लैट देखने को कहा जिसमें सारी सुविधा हो, और हाँ, घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर होना चाहिए। ओहो क्या बात है, उसे जीवन में वापस लाना नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन घर वॉकिंग डिस्टेंस पर होना चाहिए मीन्स वो अब एक पल के लिए भी नजरों से दूर नहीं रहनी चाहिए। सौरभ ने चुटकी ली। ऐसा कुछ नहीं है सौरभ, वो अच्छी जगह पर नहीं रहती है, मैं बस इसीलिए बोला और कुछ नहीं। तो ज्यादा दिमाग मत घुसेड़ो। आपने कहा और मैं समझ गया, बोलकर सौरभ हंसने लगा। कृष्ण ने उसकी तरफ देखा। परेशान मत होइए, आज के आज सब हो जाएगा, कल से वो शिफ्ट भी हो जाएगी। ओके गुड, मैं जरा बीच पर जा रहा हूँ, तुम आ रहे हो मेरे साथ? नहीं, मैं ये काम देख लेता हूँ, आप जाइए। कृष्ण मुस्कुराता हुआ कार में बैठकर निकल गया। माँ के लिए नाश्ता बनाकर वानी जब उनके कमरे में लेकर गई तो देखा माँ कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी। क्या बात है माँ, बहुत मुस्कुरा रही हैं आप? क्यों ना मुस्कुराऊं, अब मुझे भी पूरा विश्वास हो रहा है कि मैं एक बार फिर से चलने लगूंगी। कितना अच्छा लगेगा, अपने बेटे की शादी में चलती रहूंगी, मैं सारी रस्में निभाऊंगी। ओहो माँ, पहले अच्छे से आप चलो तो फिर बेटे की शादी करना और रस्में निभाना। बेटा शादी करने के लिए तैयार नहीं और ये रस्में निभाने के सपने संजो रही है। अरे तैयार होगा, बिल्कुल तैयार होगा, और देखना शादी भी होगी। क्या बात है, भाई को कोई लड़की पसंद आ गई? हाँ खूब पसंद आ गई। क्या बात है मम्मी, कौन है वो जो मेरी भाभी बनेगी? भाई ने बताया नहीं? आने दो, आज मैं बताती हूँ।
बताने की जरूरत ही क्या है, घर में ही है। घर में ही मतलब वो पुष्पा? हाँ। ओ मम्मी, क्या आप भी ना? वो केयर टेकर मेरी भाभी। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। और मैं क्या, भाई ही नहीं करेंगे? आप भी ज्यादा सपने मत देखिए। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा भाई ही ये चाहता है तो तुम्हारे भाई की पसंद है, उससे प्यार करता है, और हाँ, उसने ही घर में लाया है, फिर? वाट, यह क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हो। और तुम्हें पता भी है कौन है वो लड़की? कौन? इंदौर के आरएन कॉलेज के डीन लोकेश सूर्यवंशी की इकलौती बेटी है। अच्छा, तो ये वही लड़की है जिसकी वजह से हमें इंदौर छोड़ना पड़ा था। हाँ, वही है। फिर मम्मी, क्या जरूरत है उसे अपने घर में काम देने की? भाई को बोलिए कल के कल उसे हटा दे। भूल गए हमारे साथ उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं भूले हैं, लेकिन सिर्फ उनकी गलती तो नहीं थी। चाहे जो भी हो, पर ये लड़की अब मेरी भाभी नहीं बन सकती। वो तुम्हारे भाई का प्यार है, पहला प्यार, जिसे वो एक बार लगभग भूल चुका था। पर अब जब फिर दोबारा उसकी लाइफ में आ गई है तो समस्या क्या है? हो सकता है वो शादीशुदा हो। लगती तो नहीं। आपको बताया उसने? नहीं। फिर आप कैसे जानती है? हाँ, आपने एक बार कहा था सिंदूर बिंदी नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है, शायद इसीलिए आप जानती होगी। वानी ने तंज भरे लहजे में कहा। सिर्फ उसी वजह से नहीं, थोड़ी बहुत तो मेरी नजरें भी पहचानती है। वो मेरिड नहीं दिख रही। दोनों माँ बेटी में अब भी बहस जारी थी। बीच पर वो युवक कोई और नहीं, प्रेम था। प्रेम, तुम यहाँ कैसे, कब से? परंतु उसने बिना कुछ बोले मुंह घुमा लिया और बच्चे का हाथ पकड़कर चलने लगा। पुष्पा भी प्रेम प्रेम आवाज देती हुई उसके पीछे चलने लगी, लेकिन वो आदमी बिना पीछे देखे वहां बैठी महिला का हाथ पकड़ बच्चों को गोद में लिया और तेज तेज कदमों से चलने लगा। अब पुष्पा लगभग उसके पीछे दौड़ पड़ी। प्रेम, ये तुम ही हो ना? प्लीज मुझसे 2 मिनट बात करो। प्रेम, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो, इतने सालों तक तुम कहाँ थे? मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। तुम कहाँ चले गए थे प्रेम? क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे कम से कम मेरी बात तो सुनो। वो मुड़कर नहीं देखा। वो अब भी चिल्ला रही थी जोर जोर से। प्रेम, एक बार मेरी बात सुन लो। आखिर मुझसे क्या गलती हुई जो मुझे यूं छोड़कर तुम चले गए? तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अपना घर, माँ बाप, सारे रिश्ते नाते, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई, और तुमने मुझे यूं अकेला छोड़ दिया। क्यों? अच्छा बताओ तो, किसके लिए? वजह क्या थी? परंतु उसने कुछ जवाब नहीं दिया और तेज कदमों से आगे निकल गया। इधर पुण्य अपनी माँ को नहीं देखा तो चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए जोर से चिल्लाई, मम्मा, मम्मा कहाँ हो? बोलते हुए इधर उधर भागने लगी। अचानक एक सेल उसके पैर में चुभ गया और खून निकल आया। वो एक बार फिर से जोर से मम्मा चिल्लाई, लेकिन पुष्पा प्रेम के पीछे दौड़ रही थी, जिस वजह से उसने पुण्य की आवाज सुनाई नहीं दी। वहीं कुछ दूरी पर सन बात ले रहा कृष्य के कानों में ये आवाज पड़ी। अरे, ये आवाज तो जानी पहचानी सी है। वो आंखों से सन ग्लासेज हटाकर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा, और तभी उसकी नजर पुन्या पर चली गई। वो भागकर उसके पास आया। अरे राधा रानी, आप यहाँ कैसे? किसके साथ आई हैं आप? और आपके पैर में कैसे लग गया? बोलकर झट से गोद में उठा लिया। आपने पहचाना मुझे? वो जोर जोर से हिचकियां लेकर रो रही थी, जिससे वो कुछ बोल नहीं पाई। बच्चा, आपने पहचाना मुझे? कृष्ण ने अपने पास रखे हैंकी से उसके आंसू फिर पैर में लगे हल्के से कट को पोंछते हुए कहा। उसने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, पहचान गई। आप वही हैंडसम अंकल है जो शॉप में मिले थे उस दिन जब मैं राधा रानी बनी थी। तो आपने मेरे साथ सेल्फी ली और मुझे चॉकलेट दिलाया था। यस, वेरी गुड, आपको याद है। तो बताइए, आप रो क्यों रही है? मम्मा, मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई। हिचकियां लेते हुए टूटी फूटी आवाज में उसने कहा। अच्छा, हम दोनों मिलकर मम्मा को ढूंढ लेंगे, आप परेशान मत हो। बताओ, किधर गई है मम्मी आपकी? कृष्ण ने प्यार से उसका सर सहलाते हुए पूछा। बच्ची अंगुली का इशारा कर दिखाने लगी। कृष्ण उसे गोद में लिए आंसू पोंछते हुए उस तरफ बढ़ने लगा। उधर प्रेम उस महिला और बच्चे के साथ कार में बैठा और तेजी से कार ड्राइव कर निकल गया। उसकी वाइफ को भी समझ में नहीं आया। वो भी पूछ रही थी, शायद यही कि हम अचानक से कहाँ और क्यों जा रहे हैं, और वो लड़की कौन है, क्यों आवाज दे रही है। पर प्रेम ने उसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप निकल गया।
तब पुष्पा आंखों में आंसू और मन में अनेकों सवाल लिए वापस आने लगी। अब उसे बेटी पुण्या की याद आई। ओहो, बच्ची अकेली परेशान हो रही होगी। वो तेज कदमों से भागी उस तरफ जहां उसे छोड़कर आई थी, परंतु बच्ची नहीं दिखी तो डर गई और जोर-जोर से आवाज देती हुई इधर-उधर देखने लगी। मम्मा, मैं इधर हूँ, आप कहाँ चली गई थी? पुण्या ने पुष्पा को आवाज सुनकर कहा। पुष्पा तुरंत आवाज की तरफ देखा तो पुण्या कृष्य की गोद में बैठी कैंडी फ्लास खा रही थी। बेटी को सही सलामत देखकर उसे बहुत सुकून मिला। मम्मी को देखते ही पुण्या तुरंत कृष्य की गोद से उतरकर मम्मा बोलते हुए पुष्पा की तरफ भागी। इधर पुष्पा को मम्मा बोलते देख कृष्य हक्का बक्का रह गया। उसने बच्ची का हाथ छोड़ते हुए धीरे से कहा, ये आपकी मम्मा है? हाँ, ये मेरी मम्मा है पुष्पा। पुष्पा श्रीवास्तव और मैं हूँ पुण्या श्रीवास्तव। कृष्य को जोर का धक्का लगा। चेहरे का भाव बदल गया। ये शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी। उसने अपने एक हाथ से चेहरे को ढक लिया, फिर अंगूठे और तर्जनी से दोनों आंखों को मलते हुए वहां से चुपचाप जाने लगा। पुण्या माँ के गले से लिपटी हुई माँ को खूब दुलार कर रही थी और सारी बातें बता रही थी कि कैसे अंकल ने उन्हें गोद में उठाया, चुप कराया, पेट से बह रहे ब्लड को अपने हैंकी से साफ किया और फिर कैंडी प्लस दिलाया। पुष्पा उसकी सारी बातें बहुत गौर से सुन रही थी। अब तक जो प्रेम के बारे में सोचकर परेशान और हताश हो रही थी, वो बेटी की बात सुनकर एक पल के लिए भूल गई। मम्मा, वो अंकल कितने अच्छे हैं ना। काश मेरे पापा भी ऐसे होते तो कितना अच्छा होता ना मम्मा। तभी पुष्पा की नजर जाते हुए कृष्य पर पड़ी और पीछे से आवाज लगाई, मिस्टर मल्होत्रा, जस्ट ए सेकेंड। कृष्य ने सुन लिया, परंतु रुकना तो दूर, पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। मिस्टर मल्होत्रा, वो फिर भी रुका नहीं, ना ही कोई जवाब दिया। तब तक पुष्पा तेज कदमों से आगे बढ़ी और उसके आगे जाकर हाथ बांधे खड़ी हो गई। कानपुर में हड़ताल है, सुनाई नहीं देता आपको? कब से आवाज दे रही हूँ। जरूरी नहीं कि आपने आवाज लगाई और मैं आपकी बातें सुनने को बाध्य हो जाऊं। कृष्ण ने जरा रूडली आंसर किया। इतना रूड होने की जरूरत नहीं। मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मैं बस थैंक यू कहने आई थी। मेरी बच्ची का ख्याल रखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना थैंक यू अपने पास रखिए और अपनी बच्ची का ध्यान रखिए। उसे अकेली छोड़कर कहाँ चली गई थी? कैसी माँ है आप? बच्ची यहाँ रो रही थी और आप गायब हो गई थी। पुष्पा कुछ जवाब देती उससे पहले ही बच्ची ने कहा, मम्मा देखो, मेरे पैर में छेल चुभ गए और ब्लड निकल गया। मुझे बहुत पेन हो रहा है। ठीक है मम्मा, आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती है। बोलकर पुष्पा ने उसका हाथ थाम लिया तो कृष्ण ने कहा, आ जाओ बेटा, आपको डॉक्टर के पास छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, हम चले जाएंगे। जानता हूँ चले जाएंगे, लेकिन बच्ची को दर्द हो रहा है। हो सकता है कहीं टिटनेस का इंजेक्शन लगाना पड़े, इसीलिए फिर जब तक आप यहाँ से निकलेगी तब तक मैं छोड़ दूंगा। तो आइए, हाँ चलो ना मम्मा, हैंडसम अंकल की कार में बैठकर चलते हैं ना, मजा आएगा। पता है, वो यही अंकल है जिन्होंने मुझे चॉकलेट दिलाया था। पुष्पा ने एक बार कृष्य की तरफ देखा, फिर बेटी की अंगुली पकड़ उसके पीछे चलने लगी। कृष्य आगे बैठ गया तो वो बेटी को लेकर पिछली सीट पर बैठने लगी। तभी कृष्य की कही बातें याद आ गई। आप महामहिम राष्ट्रपति नहीं है और ना ही मैं आपका ड्राइवर हूँ, तो चलिए चुपचाप आगे बैठिए। याद आते ही वो आगे बैठने लगी। एक्सक्यूज मी, आप बच्ची के साथ पीछे बैठिए। पुष्पा बिना कुछ बोले पुण्या को गोद में लिए पीछे बैठ गई। पुष्पा जहाँ प्रेम को याद कर उदास हो रही थी, रो रही थी, मन में अनेकों सवाल उठ रहे थे, वहीं कृष्य पुष्पा की शादीशुदा होने की बात जानकर बेहद आहत हो उठा था। खैर कुछ देर बाद चुप्पी टूटी। आप अकेली आई थी, इसके डैडी नहीं आए थे साथ में? वो तो बस उसके पति के बारे में जानना चाहता था। पुष्पा ने कुछ जवाब नहीं दिया। काम पर गए होंगे? कृष्ण ने दोबारा पूछा। वो इस शहर में नहीं रहते। पुष्पा ने यूं ही आंसर कर दिया ताकि वो आगे ना पूछ सके। कृष्ण ने भी उसे डॉक्टर के पास छोड़ दिया और चुपचाप निकल गया। खुद को कंट्रोल करने के बावजूद उसका मूड ऑफ हो रहा था। घर पर आकर भी उसके चेहरे पर उदासी और बेचैनी साफ झलक रही थी। माँ ने कई बार पूछा भी पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपने कमरे में जाकर चुपचाप चला गया। कब उसकी शादी हो गई, कौन है उसका पति? अरे छोड़ो, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। शादी हो गई तो हो गई, परंतु उसका पति है कौन, कैसे पता लगाऊं? अरे मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? कोई भी हो,
विचारों की उधेड़-बुन में कृष्य खोता ही जा रहा था, तभी वानी उसके लिए एक कप कॉफी लेकर आई। भाई उठो, ये कॉफी पियो और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। फिलहाल मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ। भाई जरूरी बातें हैं, उठो। कृष्य को गुस्सा आया पर सामान्य होते हुए कहा, बच्चा कहा ना अभी बात नहीं करनी है, बाद में करते हैं ना, मेरा सिर दर्द हो रहा है अभी। वो भागकर ठंडा तेल लेकर आ गई। चलो उठो, मैं तुम्हारे सिर में चंपी करती हूँ। कृष्य नहीं मान रहा था, परंतु वाणी ने बाह पकड़ भाई को खींचकर बिठा दिया और बाल में चंपी करने लगी। कुछ मिनट तक चंपी करने के बाद वाणी बोली, अच्छा लग रहा है। कृष्य ने बस हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा भाई, मैंने सुना है आप शादी करने के लिए तैयार हो गए हो, यहाँ तक कि आपने लड़की भी पसंद कर ली। अच्छा, तो तू इतना बहाना करके मुझसे ये पूछने आई थी? वैसे मेरी शादी के बारे में किसने कहा तुम्हें? माँ ने और किसने? और भाई, क्या पुष्पा को पसंद करते हो, ये जानते हुए भी कि उसकी वजह से हमारे साथ क्या हुआ? फिर भी देखो भाई, अगर शादी करनी है तो और लड़कियां नहीं है क्या? पुष्पा से क्यों? इससे तो कई ज्यादा अच्छी जयंती है। सेटअप, जस्ट सेटअप। दोनों का नाम मेरे सामने मत लेना, मुझे कोई पसंद नहीं है और ना ही कभी शादी करनी है। माँ को भी कहो ज्यादा सपने नहीं देखने के लिए। मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हो? मम्मी बता रही थी इसीलिए मैंने पूछ लिया। मुझे तो पहले ही पता था आपको पसंद नहीं आएगी वो पुष्पा, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बोलकर खुश होते हुए कमरे से निकल गई। मेरी माँ भी ना बहुत ज्यादा सपने देखने लगती है। ध्यान बटाने की लाख कोशिश के बावजूद अब भी बेचैनी सी हो रही थी, तो वो ऑफिस के लिए निकलने लगा। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। लेकिन बेटा, पुष्पा भी नहीं है तो फिर कौन मेरी देखभाल करेगा? माँ, थोड़ा जरूरी काम है इसीलिए जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आता हूँ, बोलकर वो निकल गया। काम तो कुछ नहीं था, बस वो पुष्पा के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था। मन नहीं लग रहा था घर पर रहकर, कहीं माँ को समझ ना आ जाए या अपनी नाराजगी किसी पर निकल ना जाए, बस इसीलिए वो घर से भाग रहा था। इधर प्रेम अपने होटल के कमरे में जाकर सीधे रुका। हम यूं अचानक क्यों आ गए? अरे अब तो हम दिल्ली लौट ही जाएंगे, तो घूम लेते हैं ना, फिर कभी आएंगे। अभी चलो दिल्ली वापस लौटना है। लेकिन क्यों? जब हम आए हैं तो घूम लेते हैं ना, फिर पता नहीं कब आना हो, हम फिर आएंगे, जल्दी जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें वापस लौटना चाहिए। बोलते हुए प्रेम के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर गए थे। अच्छा ठीक है, पर वो लड़की कौन थी? क्यों आवाज दे रही थी? कौन लड़की? मैंने तो किसी भी लड़की की आवाज नहीं सुनी। वो आपका ही नाम ले रही थी, जोर जोर से आवाज देती हुई पीछे पीछे आ रही थी। पर प्रेम अभी भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। अरे पता नहीं, होगी कोई, उसे लग रहा होगा कि मैं उसकी पहचान का हूँ तो आवाज दे रही थी। जब मैं नहीं पहचानता उसे तो क्यों रुकूं, क्यों जवाब दूं? नहीं जवाब देना ठीक है, पर इस तरह भागना भी तो नहीं चाहिए। अगर आप नहीं जानते उसे तो मुड़कर बोल भी तो सकते थे कि मैं आपको नहीं जानता। हाँ हाँ, तुम्हारा कहना सही है। प्रेम की हकलाहट और चेहरे की परेशानी देखकर रावी ने तुरंत कहा, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? प्रेम अचकचाकर देखने लगा रावी की तरफ, तो रावी का शक गहरा हो गया। प्रेम, कहीं ये लड़की वो तो नहीं है जिसे? उसकी बात पूरी होने से पहले ही प्रेम का चेहरा उदास हो गया। चेहरे पर ग्लानि और छटपटाहट के भाव साफ दिखने लगे। वो टूटने लगा। देखिए, अब मैं आपकी पत्नी हूँ, अब आप सिर्फ मेरे हैं। आपके बच्चे की माँ हूँ मैं। मुझे आप पर भरोसा है, विश्वास है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारा रिश्ता खराब हो। एक बात और, आपका पास्ट क्या था मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, मैं कोई तोहमत नहीं लगाऊंगी आप पर। प्रेम की आंखें छलक गई। रावी, जब तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो तो मैं भी कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, ये वही लड़की थी पुष्पा। तो फिर तुमने उससे बात क्यों नहीं की? क्या बात करता, क्या जवाब देता जब वो सवाल करती? मैंने उसे धोखा दिया है, झूठ बोलकर भाग गया, फिर किस मुझ से उससे बात करूं? अगर वो आज भी मेरा इंतजार कर रही होगी तो मैं कैसे दिलासा दिलाऊंगा, क्या कहूंगा? ये भी तो हो सकता है कि वो भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ली हो, आगे बढ़ गई हो। अब इतने सालों बाद आपको देखे
तो नॉर्मली बातचीत करने में कैसी परेशानी? नहीं, मैं उसके सामने नहीं जा पाऊंगा, नजर नहीं मिला पाऊंगा, तो मैं नहीं मिलना चाहूंगा। ठीक है, आपकी मर्जी। इधर पुष्पा बेटी को लेकर अपने घर लौट गई, मन में सैकड़ों सवाल के साथ। पक्का वो प्रेम ही था, परंतु वो मुड़कर देखा क्यों नहीं? क्या वो उसकी फैमिली थी? मैं यूं ही इतने सालों तक उसकी याद में रो रही थी, परेशान हो रही थी कि वो इस दुनिया में नहीं और वो शादी कर आगे बढ़ गया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़कर आई, यहाँ तक कि माँ बाप को भी? उसने मुझे क्यों धोखा दिया? मन में यही सब सवाल घूम रहे थे और कोशिश करने के बावजूद भी चेहरे पर तनाव, परेशानी दिख रहे थे। क्या हुआ मम्मा? आप मुझसे नाराज हो? नहीं बच्चा, मैं क्यों नाराज रहूंगी आपसे? तो फिर आप बात क्यों नहीं कर रहे? उदास क्यों हो? बेटा, मैं उदास नहीं हूँ। अच्छा, तो मेरे पैर में सेल चुभ गए, उसके लिए परेशान हो? अरे मम्मा, मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ, इस सब से मुझे कुछ नहीं होगा। देखो, मैं चल भी पाती हूँ, बच्चे ने अपनी माँ के गोद से चिपकते हुए कहा। सुनकर पुष्पा ने अपना माथा बेटी के सर से जोड़कर मुस्कुराने लगी। मुझे पता है, मेरी बेटी बहुत स्ट्रोंग है। वो बोल तो रही थी, पर बार बार मन में प्रेम का ख्याल आ रहा था, उसके बारे में ही सोच रही थी। उधर ऑफिस में भी कृष्य का मन नहीं लगा, बेवजह कहीं का गुस्सा कहीं और उतारता रहा, न ही एक मीटिंग अटेंड कर पाया। आखिरकार शिवम को सारा काम समझाकर घर लौट आया, परंतु झुंझलाहट अब भी बहुत ज्यादा थी। यह देखकर माँ ने पूछ लिया, क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ माँ, वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो गया इसीलिए, बोलकर वो तेजी से अपने कमरे में चला गया। अब वर्कलोड ज्यादा था या पुष्पा के बारे में सोच सोचकर स्ट्रेस ज्यादा हो गया था, वही जाने। क्या जरूरत है इतना काम करने की, इतना स्ट्रेस लेने की? पीछे से मन में बोलती रह गई, पर उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर में फ्रेश होकर निकला, तब तक सौरभ भी आ गया। कृष्य, जैसा आपने कहा था, मैंने पीछे वाले अपार्टमेंट में ही एक फ्लैट देख लिया है, उसमें सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। तो क्या अब पुष्पा का सामान भी शिफ्ट करवा दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्य की आवाज में नाराजगी थी। लेकिन क्यों? कल ही तो आपने कहा करवा देने के लिए, और आज मना कर रहे हैं। फिर से खटपट हो गई है क्या? कृष्य को आभास हुआ और तुरंत कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब है अभी रुक जाओ, शायद वो जॉब कंटिन्यू नहीं करेगी। वही तो मैं भी बोल रहा था कि वो जॉब क्यों करेगी, अलग फ्लैट में रखने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? मतलब ये कि अब जब आपकी बनकर आपके घर में ही रहने आएगी, तो अलग फ्लैट की जरूरत ही क्या है? सौरभ, बहुत ज्यादा हो रहा है, आज के बाद मुंह से ऐसा कुछ नहीं निकलना चाहिए, ध्यान रहे। कृषि जोर से चिल्लाया। कृषि चिल्लाकर आप मेरा मुंह बंद करवा सकते हैं, लेकिन उसे देखते ही जो आपको खुमारी छा जाती है, दिल में जो एहसास है, जज्बात है, धड़कनें जो बेकाबू हो जाती है, उस पर काबू कर पाएंगे? जिस दिन काबू में हो जाए, बता दीजिएगा, मैं बोलना बंद कर दूंगा। सौरभ, सी इज मैरिड। वाट? सौरभ उठ खड़ा हुआ। कृष्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, उसे एक बच्ची भी है? आपको कब पता चला? आज ही? ये भी तो हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है मुझे, वो सच में मैरिड है। और हाँ, फिलहाल ये बातें यहीं पर स्टॉप कर दो, माँ को बताने की जरूरत नहीं। तभी वानी की आवाज कानों में पड़ी, भाई, मम्मी बुला रही है आपकी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।